बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनोहर और सुनीता की एक गंजी बेटी थी। उसकी गंजेपन की वजह से उसके माँ बाप भी उसे प्यार नहीं करते थे। इससे अच्छा तो भगवान हमें कोई औलाद ही ना देता। पता नहीं कहां से गंजी लड़की पैदा हो गई। सही कह रहे हैं आप। गंजी लड़की अपशगुन होती है। जिसकी खोपड़ी खाली होती है उसका घर और किस्मत भी खाली हो जाता है। हमारे साथ भी वही हो रहा है। हमारी गरीबी जा ही नहीं रही है इसके गंजेपन की वजह से। अपनी माँ बाप की बातें सुनकर उनकी बेटी ममता को रोना आ गया। माँ, पिताजी, आप लोग मुझसे सिर्फ इस वजह से नफरत करते हैं क्योंकि मैं गंजी हूँ। अगर ऐसा ही था तो पैदा होते ही मुझे मार देते। और तुझे मार कर हम दोनों जेल चले जाते। मुझे पता था तू हमारे बारे में बस ऐसा उल्टा सीधा ही सोचती रहती है। अब जल्दी से इसकी शादी कर देते हैं ताकि हमारी किस्मत भी चमक उठे। अरे लेकिन इस गंजी लड़की से शादी करेगा कौन? अरे किसी ना किसी तरह से इसे भगाना तो पड़ेगा ही। ऐसा करते हैं, हर वक्त इसके सिर पर हम लोग पल्लू डालकर रखेंगे। बोलेंगे कि यही हमारी परंपरा है। लड़के वाले कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ये गंजी है। और एक बार ससुराल जाने के बाद पता चल भी गया तो हमें क्या लेना देना। हम तो ये गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका सोचा आपने। ये सारी बातें ममता के दिल को चीरती हुई चली गई। रात को वो अकेले ही रोते रोते घर के बाहर निकल गई। काफी दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया और वो कुएं पर ही बैठ गई। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माँ बाप का प्यार तक नहीं मिल रहा। भगवान, जिसमें मेरे माँ बाप की खुशी हो वही करना। उस कुएं की गहराई में एक जलपरी, जिसके बाल सोने जैसे चमक रहे थे, वो ममता की बातें सुन रही थी। इस बेचारी लड़की की तो सच में किस्मत खराब है। इसके माँ बाप बहुत बुरे हैं। मैं इसकी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसकी मदद तभी कर पाऊंगी जब ये खुद कुएं में गिर जाए और मेरे पास आए। खैर, ममता काफी देर तक कुएं के पास बैठकर रोती रही। कुछ ही दिनों बाद उसे देखने वाले लड़के आ गए। ममता ने सर पर घूंघट डाल रखा था ताकि उसका गंजापन ना दिख सके। तभी लड़के वाले बोले, अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से आपकी बेटी घूंघट डालने लगी। बहन जी, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की परंपरा है। ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। वैसे भाभी खूबसूरत तो बहुत है। अच्छा तो ठीक है फिर। हमें तो ममता बिटिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। तो ठीक है फिर, हमें तो ममता बिटिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर कल ही से शादी करके ले जाइए ना यहाँ से। अरे इतनी भी क्या जल्दी है। शादी में बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। तो इस तरह 1 महीने बाद ही ममता और विनोद की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना हंगामा हो जाता। मुझे किसी भी तरह हर वक्त अपने सर पर पल्लू डाल कर रखना पड़ेगा। जिस दिन मेरा गंजापन मेरे ससुराल वालों ने देख लिया, उस दिन मेरा क्या होगा ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। खैर, थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना बना कर ले आई। सब लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। ममता घूंघट में एक किनारे खड़ी थी। जैसे ही ससुराल वालों ने खाना खाना शुरू किया, बहू, आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई है। जो भी तुम्हें पसंद हो बना लो। ठीक है सासू माँ। ममता रसोई घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। तभी अचानक हवा का झोंका आया और उसके सर से पल्लू हट गया, जिससे उसका गंजापन साफ साफ दिखने लगा। घबराकर तुरंत ममता ने अपना पल्लू फिर से डाल लिया और आसपास देखा, कोई था तो नहीं। क्या बात है बहू, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये लो मेरी तरफ से शगुन। वैसे ही। शुक्रिया पिताजी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि खाने में एक भी बाल नहीं निकला।
पायल और माँ जब भी खाना बनाती थी 1 या 2 बाल गिर ही जाते थे सब्जी में। ये सुनकर ममता घबरा गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, जब मेरे सर पर बाल ही नहीं है तो सब्जी में कैसे गिरेंगे। खैर आज विनोद और ममता की सुहागरात थी। सुहागरात के वक्त विनोद उसका घूंघट हटाने लगा। तभी ममता ने उसे रोक दिया। आप मेरा घूंघट नहीं हटा सकते। ममता, आज हमारी सुहागरात है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तो तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा ही। मैं थोड़ा सा घूंघट उठा देती हूँ ताकि आप मेरा चेहरा देख ले, पर सर के ऊपर वाला हिस्सा मैं नहीं हटा सकती। ये हमारी परंपरा है। आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि हम लोग अपनी परंपरा नहीं तोड़ सकते। लगता है तुम लोग अपनी परंपराओं का कुछ ज्यादा ही पालन करती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी परंपरा नहीं तोड़ूंगा। तो इस तरह किसी तरह ममता ने खुद को बचा लिया। अब हर वक्त अपने पल्लू को वो संभाल कर रखती थी ताकि वो उसके गंजेपन को ना देख पाए। लेकिन ये ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं था। एक रोज उसकी नंद को उस पर शक हुआ। भाभी जब से आई है तब से इन्होंने अपना घूंघट नहीं हटाया। मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। आज रात जब सारे लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे होंगे तब मैं चुपके से इनका घूंघट हटा दूंगी। फिर देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा वाली बात तो नहीं लगती है। उसकी ननद ने वैसा ही किया। रात में जब सारे एक साथ खाना खा रहे थे तब उसकी ननद ने चुपके से उसके सर से पल्लू हटा दिया और उसका गंजापन सबने देख लिया। उसका गंजापन देखकर सारे लोग दंग रह गए। ये क्या हो गया बहू, तू गंजी है? तो अब समझ में आया कि इस परंपरा के पीछे का असली कारण क्या था। तेरे सिर पर तो एक भी बाल नहीं है। तेरे माता पिता ने झूठ बोलकर तुझे हमें पकड़ा दिया। ओह, तो इसीलिए तूने सुहागरात में अपना घूंघट नहीं हटाया था। मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है माँ। ये सब सुनकर ममता रोने लगी। देखिए, ये झूठ मैं नहीं बल्कि मेरे माँ बाप ने बोला। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं बचपन से ही गंजी हूँ। मैंने अपने बालों का बहुत इलाज कराया पर मेरा गंजापन दूर नहीं हुआ। इस वजह से मेरे माँ बाप तक मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए उन्होंने किसी तरह मेरी शादी कर दी ताकि उन्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। तेरे माँ बाप को तो मैं बताता हूँ। कल ही जाऊंगा उनके पास। मुझे इस गंजी औरत के साथ रहना ही नहीं है। अगले दिन विनोद जब अपने ससुराल गया तब उस घर में उसके माँ बाप नहीं बल्कि कुछ नए लोग थे। मनोज और सुनीता जी यहाँ नहीं है क्या? आप लोग उनके रिश्तेदार हैं? अरे वो लोग तो बहुत पहले ही घर हमें बेचकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये सुनकर विनोद दंग रह गया। गांव छोड़कर चले गए? वो लोग कहाँ हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये तो इस गांव में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। विनोद ने गांव में भी बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लोग कहाँ चले गए। थक-हार कर वो वापस लौटने लगा और मन ही मन सोचने लगा, इन लोगों ने अपनी गंजी औलाद को मेरे हवाले चिपका दिया और खुद भाग गए। पक्का ये गंजी औरत कलंकिनी होगी अपने माँ बाप पर। इसीलिए उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए इसकी शादी मेरे से कर दी। उस दिन के बाद उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। जहाँ भी हर वक्त वो लोग उसके खाने की तारीफ कर लिया करते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। अब उन लोगों ने ममता से बोलना तक बंद कर दिया। एक रोज ममता विनोद को खाना देने गई। तभी विनोद ने सारा खाना उठाकर फेंक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंजी खोपड़ी मेरे सामने लेकर आने की? आज के बाद खाना बनाकर वहीं रसोई में रख देना। हम लोग खुद उठा लेंगे। मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद तुम घर के बाहर आंगन में या छत पर जाकर सोओगी। मेरे साथ सोने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर विनोद वहाँ से चला गया। ममता रोती हुई अपनी ननद के पास गई। ननद जी, क्या गंजा होना पाप है? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अभी तक मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते थे। वो लोग भी ना जाने कहाँ चले गए। अब आप लोग भी मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसके सहारे जीऊंगी?
देखो भाभी, आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है और वैसे भी मुझे गंजे लोगों से सख्त नफरत है। मेरे सामने मत आना आज के बाद और मुझसे बात भी मत करना। इतने में वहाँ पर उसके ससुर भी वहाँ आ गए। आज के बाद हमारे सामने अपना चेहरा लेकर मत आना। तेरे ससुर बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंजे लोग कलंक होते हैं, कलंक। चल चुपचाप यहाँ से भाग जा और घर के किसी कोने में पड़ी रह। जब हम सब लोग सो जाए तब घर की सारी सफाई कर देना, सबके कपड़े धो देना। अब तेरी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है, बहू की नहीं। हम जल्द ही विनोद की दूसरी शादी कर देंगे। ये सुनकर ममता को झटका लगा। तो उस दिन के बाद ममता के साथ उस घर में एक नौकरानी जैसा बर्ताव होने लगा। विनोद के लिए वो लोग दूसरी लड़की देखने लगे, इसलिए एक रात ममता घर से अकेली ही निकल पड़ी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। विनोद जी भी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे माँ बाप भी न जाने कहाँ चले गए। अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। भगवान, मैं तेरे पास आ रही हूँ। कम से कम आप तो मुझे स्वीकार ही कर लेना, या आपको भी गंजे लोग पसंद नहीं है। यही सब बोलते बोलते ममता उसी कुएं के पास पहुंच गई, जिस कुएं में वो जल परी रहती थी। मैंने अपना अधिकतर समय इसी कुएं के पास बिताया है। अब इसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर ममता कुएं में कूद गई, लेकिन जैसे ही वो पानी की गहराइयों में पहुंची, वैसे ही उसे वहां पर वही जल परी मिल गई, जिसके सोने जैसे बाल थे। अरे, आप तो जल परी लग रही हैं। जल परी तो नदी या समुद्र में रहती हैं। आप इस कुएं में क्या कर रहे हैं? मैं सबसे अद्भुत जल परी हूँ, इसलिए इस कुएं में रहती हूँ। नदी या समुद्र में मुझे खतरा हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ कुएं में क्यों कूद गई? जल परी, मैं गंजी हूँ। इस वजह से आज तक मुझे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए। पीछा छुड़ाने के लिए उन लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी कर दी। लेकिन ममता ने रोते हुए अपनी सारी कहानी जलपरी को बता दी। तभी जलपरी ने कहा, ममता, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही जानती हूँ। तुम अक्सर इस कुएं पर बैठकर अपनी कहानी बयां करती थी, रोती रहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकती थी तब तुम खुद कुएं के अंदर आ जाओ, और आज तुम कुएं में खुद ही आ गई, इसलिए मैं आज तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी ने अपना एक सोने का बाल तोड़ा और ममता को दे दिया। ममता, ये लो मेरा सोने का जादुई बाल। इसे जैसे ही तुम अपने सर में छुआओगी, वैसे ही तुम्हारे भी सोने के बाल जैसे बाल हो जाएंगे, और तुम्हारे पास धन दौलत की कमी कभी भी नहीं होगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ ममता, ऐसा सच में हो सकता है। ममता ने तुरंत वो सोने के बाल अपने सर में छुआए और तुरंत उसके बाल लंबे, घने और सोने जैसे बाल आ गए। ये देखकर ममता बहुत खुश हो गई। जलपरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अब जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से ममता को कुएं के बाहर निकाल दिया। ममता चुपचाप अपने घर वापस चली गई, लेकिन सुबह जब सारे लोग सोकर उठे तो ममता के सोने जैसे लंबे और घने बाल देखकर सब दंग रह गए। अरे भाभी, आपके बाल तो मुझसे भी ज्यादा लंबे, घने और सोने जैसे हो गए। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे हाँ बहू, तुमसे ज्यादा खूबसूरत बहू तो इस पूरे गांव में है ही नहीं। ये सब कैसे हुआ? सासू माँ, ननद जी, ससुर जी, विनोद जी, अचानक मेरे बाल आ गए तो आप लोग मुझसे प्यार करने लगे। जब तक मैं गंजी थी, हर कोई मुझसे नफरत करता था। अगर इंसान के शरीर में कोई कमी हो तो क्या वो प्यार का हकदार नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है ममता, तुम तो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं अब आपको छोड़ रही हूँ। जब तक मैं गंजी थी, किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर गायब हो गए। आप लोग भी मेरे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करते रहे, पर जैसे ही मेरे बाल आ गए, आप सबके अचानक से सुर बदल गए। आप खुशी खुशी दूसरी शादी कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ।
अरे नहीं ममता, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। तुमने हमें एक नया सबक सिखाया है। आज के बाद हम हर किसी की इज्जत करेंगे, चाहे वो गंजा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो या अपाहिज हो। काश ये बात आप लोगों को पहले ही समझ आ गई होती तो मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाती। आपको आपकी दूसरी शादी की बधाई हो। इतना बोलकर ममता वहां से चली गई। अब उसके ससुराल वाले पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वही ममता अपने कुछ बाल तोड़कर किसी सोनार के पास गई और लाखों में उसके बाल बिके। उन पैसों से उसने अपना एक अनाथ आश्रम खोल लिया, जहाँ पर बहुत सारी अनाथ गंजी लड़कियां, गंजे लड़के और अपाहिज लड़के थे। उन सब की ममता खूब सेवा करने लगी, उन्हें पढ़ाने लिखाने लगी और उन्हें जिंदगी का ज्ञान देने लगी। दीदी, हम गंजी लड़कियों से कोई प्यार नहीं करता था, पर आपने हमारे लिए इतना सब क्यों किया? अब हमें न खाने की कमी है न रहने की। आप तो हमें पढ़ा लिखा भी रही हो। इतना तो हमारे माँ बाप ने भी कभी नहीं किया। हमने सुना है कि हमारे माँ बाप हमें पैदा होते ही नाले के किनारे छोड़कर चले गए थे। बच्चों, मैं भी पहले गंजी थी, फिर एक दिन। ममता ने अपनी सारी कहानी उन बच्चों को बता दी। इतने में वहाँ पर जलपरी प्रकट हो गई। हाँ बच्चों, सच में जलपरी होती है। हर वो इंसान जो दिल से सच्चा होता है, उसकी मदद करने के लिए हम जैसी जलपरियां आ जाती हैं। तो कभी तुम सबके अंदर विराजमान जलपरी भी जाग उठती है। ममता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तुम इन सबका सहारा बनी, इसलिए मैं तुम्हें और भी ढेर सारी शक्तियाँ देकर जाती हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ ना हो। जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस अनाथ आश्रम को एक सोने का महल बना दिया और उसे खूब धन दौलत से भर भी दिया। अब ममता उन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।